भारत का स्वतंत्रता संग्राम ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक कहानी है, एक पूरे देश के जागने की कहानी। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को चुनौती दे डाली। चलिए इस जबरदस्त सफर को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक आंदोलन ने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दी, तो दी कैसे? इसका जवाब देखिए, सिर्फ राजनीति में नहीं है, बल्कि उन गहरी जड़ों में है जिसने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल करना नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था जिसके असल में 3 बड़े मकसद थे। पहला, पूरे देश को एक करना। दूसरा, समाज में सुधार लाना। और तीसरा, लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक सोच पैदा करना। मतलब ये एक पूरी तरह से बदलाव लाने की लड़ाई थी। तो इस आंदोलन की जड़ें थीं कहाँ? वो क्या वजह थी जिनसे असंतोष की एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने देखते देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया? तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से। अंग्रेजों की नीतियां सीधी सीधी दमनकारी थीं। भारतीयों को किसी भी बड़े सरकारी पद से जानबूझकर दूर रखा जाता था। कानून, वो भी भेदभाव से भरे हुए थे। और इंसाफ, वो तो पूरी तरह से एक तरफा था। और इन सब के ऊपर उनका जो रेशियल एरोगेंस था, वो भारतीयों के सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज चोट पहुंचाता था। अब आर्थिक मोर्चे पर देखें तो यहाँ भी भारत को बहुत बुरी तरह से तोड़ा जा रहा था। इतना भारी टैक्स था कि किसानों की कमर ही टूट गई। भारत के अपने उद्योगों को जानबूझकर खत्म किया गया, जिससे कारीगर बेचारे बर्बाद हो गए। और सबसे बड़ी बात, भारत की दौलत को एक सिस्टम बनाकर लूटा जा रहा था। और इसी लूट का पर्दाफाश किया दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी में। उन्होंने साफ साफ बताया कि असली जड़ तो भारत के पैसे का इंग्लैंड की तरफ बहना है। इस एक आइडिया ने, आप समझिए, लोगों की आंखें खोल दी और उन्हें ब्रिटिश राज की आर्थिक सच्चाई दिखा दी। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन के आने से स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे नए विचार भारत में फैलने लगे। राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने समाज की बुराइयों पर सवाल उठाए, और जो राष्ट्रवादी प्रेस और साहित्य था, उसने लोगों में एक नई चेतना जगा दी। तो अब देखते हैं कि ये आंदोलन एक बिखरे हुए विद्रोह से एक संगठित पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा। ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव था। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो अचानक भड़का एक विद्रोह था जिसमें कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और इसके ठीक उलट 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक संगठित पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था जिसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों के जरिए भारतीयों के अधिकार हासिल करना था। चलिए अब आज़ादी की तरफ ले जाने वाले इस रास्ते के 3 बड़े फेजेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे आंदोलन को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, 1885 से 1905 तक का उदारवादी दौर। दूसरा, 1905 से 1918 तक का उग्रवादी दौर। और फिर तीसरा और सबसे अहम, 1919 से 1947 तक का गांधी युग। उदारवादी और उग्रवादी, इनके बीच का जो फर्क था ना, वो सिर्फ तरीकों का नहीं था, बल्कि पूरी सोच का था। एक तरफ थे उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश सिस्टम में रहकर पटिशन्स देकर सुधार लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ थे उग्रवादी नेता जैसे तिलक और लाला लाजपत राय, जिनका इस सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था। उनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए तो बहिष्कार और स्वदेशी जैसे बड़े जन आंदोलन करने पड़ेंगे। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा गूंजता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक नारे ने, आप समझिए, आंदोलन की दिशा ही बदल दी। अब मांग सिर्फ सुधार की नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सेल्फ रूल की थी। और फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उनके लीडरशिप में ये संघर्ष एक ऐसा जन आंदोलन बना जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सत्याग्रह और अहिंसा, ये उनके सबसे बड़े हथियार थे। उन्होंने आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को इस लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने तो ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं था। इसकी असली जान, इसकी आत्मा तो राजनीति, संस्कृति और पहचान के संगम में बसती थी। इस रिश्ते को समझना बड़ा दिलचस्प है।
दरअसल संस्कृति ने राजनीति को एक इमोशनल पावर दिया। अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं पर गर्व ने लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा दी। और दूसरी तरफ राजनीति ने संस्कृति को एक नेशनल डायरेक्शन दिया। जो अलग अलग कल्चरल पहचानें थीं, वो सब भारत की एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी के नीचे एक हो गईं। और सच कहूं तो यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके तो बहुत सारे शानदार उदाहरण हैं। देखिए, स्थानीय भाषाओं में राष्ट्रवादी साहित्य लिखा जाने लगा। वंदे मातरम और भारत माता जैसे प्रतीक राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गए। तिलक ने गणेश उत्सव जैसे त्योहारों को राजनीतिक मंच बना दिया और समाज सुधार को भी इस संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा माना गया। तो आखिर में सवाल आता है कि इस महान आंदोलन की विरासत क्या रही, इसने एक नए भारत को बनाने में क्या भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने एक बहुत मजबूत राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की। इसने उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की नींव रखी जिन पर आज हमारा देश खड़ा है। इसी संघर्ष ने हमारे संविधान की जमीन तैयार की और आज के आधुनिक भारत की पहचान को बनाया। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से हमें जो इतने सारे सबक मिले, उनमें से कौन सा सबक आज राइट नाउ हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? क्या वो एकता की ताकत है, या फिर अहिंसा का रास्ता, या फिर वो जज्बा कि अपने हक के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठानी है? इस पे सोचना जरूर बनता है।